नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रिपरेशन कर रहे थे आरआरबी स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। 21 जुलाई 2019 का ये पेपर है, शिफ्ट 1 का दूसरे दिन का। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज गॉइटर। इनमें से कौन सी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर होता है? आयोडीन की वजह से, प्रोटीन की वजह से, कैल्शियम की वजह से, या कार्बोहाइड्रेट की वजह से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आयोडीन की वजह से होता है गॉइटर। ठीक है, आयोडीन गॉइटर में आता है। विच इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज। इसमें से कौन से स्पेसिफिक ड्यूटीज है? कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, या फिर कम्युनिकेशन, या फिर डिलीगेशन? तो इसका सही आंसर है डिलीगेशन। जो होता है वो एक प्रोसेस ऑफ असाइनिंग की स्पेसिफिक ड्यूटीज है। ठीक है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ वायर ऑफ अ टेलीफोन इन द बॉडी। जैसे एक टेलीफोन में वायर होते हैं, उसी तरीके से बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? मसल्स, नर्व्स, या फिर आर्टरीज, या फिर वेन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, नर्व्स। जो नर्व्स होते हैं वो एक टेलीफोनिक वायर की तरह होते हैं हमारे बॉडी में। The establishment of a personal relationship and affection take place in the stage of group dynamics is a term as a एक डेफिनेशन है दोस्तों, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, या फिर नॉर्मिंग, या फिर स्टॉर्मिंग की। तो जो इस्टेब्लिश होता है पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन टेक प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, तो इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है नॉर्मिंग। एक नॉर्मिंग की डेफिनेशन है। हमारा अगला एमसीक्यू है, व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो ईसीटी होता है, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी, वो देते हैं तो उसका इमीडिएटली साइड इफेक्ट क्या है? टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन बॉन, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, या फिर परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाता है, या ब्रेन डैमेज होता है। तो जो ईसीटी देते हैं दोस्तों, तो उसमें टेम्पररी सिर्फ मेमोरी लॉस होती है और कंफ्यूजन पेशेंट को रहता है, ना कि फ्रैक्चर हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं आता है, और मेमोरी लॉस परमानेंटली होती नहीं है। HML एनालिसिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? हिपेरिन मोल्डिंग एंड लोअरिंग एस्टिमेट, या फिर हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट, हेरारकी मॉडरेट एंड लो एस्टिमेट, या फिर हाई मेडिकल लेबोरेटरी इन्वेंटरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट। ठीक है, HML एनालिसिस इसका मतलब क्या है? हाई, मीडियम और लो एस्टिमेट। Antipsychotic drugs are prescribed to decrease the psychotic symptoms by depressing the central nervous system, inhibit the production of the enzyme monoamine oxidase inhibitors, या फिर blocking the action of the dopamine in the brain, या फिर blocking reuptake to नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। तो जो एंटीसाइकोट्रिक ड्रग होता है वो क्या करता है? तो वो करता है दोस्तों ब्लॉकिंग डोपामाइन इन द ब्रेन। जो डोपामाइन की एक्शन होती है ब्रेन में, वो स्टॉप कर देता है एंटीसाइकोट्रिक ड्रग। विच एवी ब्लॉक इज ऑल्सो रिफर टू अ मोबिट्स टू। तो मोबिट्स टू कौन सी एवी ब्लॉक में आता है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, या फिर थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, या फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक होता है हार्ट में, तब मोबिस 1 और मोबिस 2 आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन बाय। इनमें से ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस बॉडी में कौन करता है? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, या फिर जिंक? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोडियम। सबसे मोस्ट अबंडेंट एक जो होता है वो है हमारा सोडियम, जो एसिड बेस बैलेंस भी करता है। ठीक है। विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनेमा। एनेमा देने के लिए कौन सा पोजीशन सुटेबल है? राइट लेटरल, लिथोटॉमी, प्रोन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल? कई बार एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिए ज्यादातर लेफ्ट लेटरल में सारी प्रोसीजर की जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन।
Which of the following is the term as the fetal blood vessels lying over the internal os in front of the presenting part? जो बेबी में फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जब लेबर पेशेंट होता है, तब जो ब्लड वेसल्स होती है ओवर द इंटरनल ओस, जो इंटरनल ओस होती है उसके ऊपर आता है, तो उस तब उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स या फिर वाजा प्रीविया। तो ये एक डेफिनेशन है दोस्तों वाजा प्रीविया की। ठीक है, यहाँ कॉर्ड प्रोलैप्स नहीं कहा जाएगा या कॉर्ड प्रेजेंटेशन भी नहीं कहा जाएगा। कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या हो दोस्तों, जो ओस होती है वहां से कॉर्ड डायरेक्टली बाहर आती है, बाहर निकल के आती है, तब कॉर्ड प्रोलैप्स कहा जाता है। ये वाजा प्रीविया है जिसमें फीटल ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल, जो इंटरनल होती है उस पर लाइंग होती है फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो उसको कहा जाता है वाजा प्रीविया। फेशियल पाल्सी इज नोन एज, ये हमने जितने पेपर सॉल्व करवाए इनमें 3 बार ये पूछा जा चुका है दोस्तों। फेशियल पाल्सी इज नोन एज अब पाल्सी, कंप्रोट पाल्सी, या फिर बेल्स पाल्सी, या फिर ब्रेकियल पाल्सी। तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, बेल्स पाल्सी। फेशियल पाल्सी कौन सी नर्व अटैच होती है? क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल नर्व 7 दोस्तों, याद रखिएगा। An individual expressing his failure and difficulties by blaming other is known as, उसको क्या कहते हैं? जो अपनी जो फेलियर होता है वो किसी पर ब्लेम कर देता है, उसको क्या कहते हैं? रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन या फिर डिनाइल। तो दोस्तों एक डिफेंस मैकेनिज्म में आता है जो प्रोजेक्शन कहा जाता है, जो अपनी गलती दूसरों की वजह से हुए ऐसा ब्लेम कर देता है। ठीक है, तो उसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये सब हम हमारे जो एमएचएन का लेक्चर होगा उसमें करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है वो कब, किस कंडीशन में शो होती है? डियोडेनल एट्रेसिया, या इंट्रूशन मेगाकोलोन, या फिर पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो यहाँ पर दोस्तों पाइलोरिक स्टीनोसिस जो हो जाता है तब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। जो हमारा स्टमक होता है और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, पाइलोरिस, वहाँ पर स्टीनोसिस हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो जो हमारा फूड है वो वापस से प्रोजेक्टाइल होता है और वॉमिटिंग होती है, उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं। तो प्लायरोलिक स्टेनोसिस जब हो जाता है तब होता है। द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, जो मैटरनल MMR होता है दोस्तों, वो उसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है? 1000 लाइव बर्थ, 100 लाइव बर्थ, 10,000 लाइव बर्थ, या फिर 1 लाख लाइव बर्थ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 लाख लाइव बर्थ पर नोट किया जाता है MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। ठीक है, विच ड्रग इज पर प्रीफर टू यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन, जब यूरिनरी यूटीआई होता है और जेनाइटल इन्फेक्शन होता है तो कौन सी ड्रग पहले प्रीफर की जाती है? नॉरफ्लॉक्सिन, पीफ्लॉक्स पीफ्लॉक्सिन, या फिर ओफ्लॉक्सिन, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये ये सारी दी जाती है लेकिन मोस्ट कॉमनली पहले यूज की जाती है सिप्रोफ्लॉक्सिन। ठीक है, द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू पूछा गया है दोस्तों। ये लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी हो सकता है, यहाँ टिश्यू पूछा गया है तो टिश्यू में कौन आएगा? कौन कौन सा वर्ड आएगा? एनोरेक्सिया, एनोक्सिया, साइनोसिस, या फिर हाइपोक्सिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सेमिया हो तो वो ब्लड में आएगा। ठीक है दोस्तों, साइनोसिस तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड में से किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। ये भी आप सभी को पता ही होगा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और जो हमने ये देखा विटामिन ई को टोकोफेरोल, डी को कैल्सिफेरॉल, ए को रेटिनॉल। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है, विच इज द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंटरी कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस किस में किया जाता है? क्रिटिकली ऑफ द आइटम, एनुअली कंजप्शन वैल्यू, जो प्रोक्यूरमेंट डिफिकल्टी ऑफ आइटम, या फिर यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम।
तो ये किया जाता है एनुअली, होता है एनुअल कंजप्शन वैल्यू। एनुअल कंजप्शन वैल्यू में बेसिस जो एबीसी एनालिसिस इन्वेंटरी कंट्रोल तब किया जाता है एनुअल कंजप्शन वैल्यू। Which one of the following is the process of urination resulting from the voluntary and involuntary muscles? यहाँ यूरिनेशन जब हम करते हैं तब उस प्रोसेस में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मिक्चुरेशन प्रोसेस या फिर प्रोस्टेट प्रोसेस, किडनी प्रोसेस या फिर ग्लोमेरुलर प्रोसेस? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिक्चुरेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन प्रोसेस। विच इज अ नॉट अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक? इनमें से कौन सी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक नहीं है दोस्तों? ठीक है, नॉट पूछा गया है तो ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्शन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एक जो कम्युनिकेशन टेक्निक है उसमें आता नहीं। ऑटोमेटिकली अगर रिस्पॉन्स हो जाए तो वो टेक्निक कम्युनिकेशन का टेक्निक हो सकता नहीं है। ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, रिफ्लेक्शन ये सारे कम्युनिकेशन के टेक्निक्स है। इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड बी नॉट गिवन टू अ वुमन? ओरल पिल्स होती है जो इमरजेंसी पिल्स होती है वो किस पेशेंट को देना नहीं चाहिए, किस वुमन को देना नहीं चाहिए? वजाइनल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को, अस्थमा वाले को, हाइपरटेंशन वाले को या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम वाले को? तो जिस वुमन को हाइपरटेंशन हो उसको ओरल पिल्स नहीं दी जाती। ठीक है दोस्तों, हाइपरटेंशन और बढ़ जाएगा इसलिए ओरल पिल्स नहीं दी जाती। The Brodmann area number that corresponds to the primary visual cortex is 3, 17, 41 या फिर 4? जो ब्रेडमैन एरिया है नंबर दैट कोरस्पॉन्ड टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3, 17, 40 या 4? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 17। जो प्राइमरी विजुअलाइज है कितने? 17। Which sampling could be effective during a sampling frame is difficult to identify in research? कौन सा सैंपल would be effective during a sampling? जब सैंपलिंग करते तब फ्रेम में तब वो इफेक्टिव रहता है। डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई रिसर्च, उसको आइडेंटिफाई तो कोटा, कन्वेंशन या फिर परपोजिव या स्नोबॉल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्नोबॉल। जो स्नोबॉल होता है वो सैम्पलिंग कुड बी effective during a sampling frame is difficult to identify research. Which is a macromineral that the body needs to work properly? कौन सा मैक्रोमिनरल है जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है? गोल्ड, सिल्वर या लीड या फिर कैल्शियम? तो दोस्तों आपको पता है कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कैल्शियम होता है वो हमारा सही आंसर है जो बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए जरूरी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज? जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसका मेजर कोज क्या है? ऑटोनिक यूट्रस, थ्रोम्बिन, प्रीएक्लेम्शिया या फिर इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑटोनिक यूट्रस। जो ऑटोनिक यूट्रस है ये एग्जाम 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था। पोस्टपार्टम हेमरेज मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? ऑटोनिक यूट्रस। जो टॉन यूट्रस का होता है वो स्टोन लाइक हो जाता है, वो होता नहीं है तब उसको ऑटोनिक यूट्रस बोलते हैं। तब पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच होता है। ये थ्रोम्बिन की वजह से, प्रीएक्लेम्शिया की वजह से भी होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है मेजर कोज है वो ऑटोनिक यूट्रस है। व्हाट इज अ बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन? इनमें से जो बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन है वो कौन सी वैक्सीन है? टॉक्सोइड है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है या फिर किल वैक्सीन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है हमारी बीसीजी। जो बीसीजी एट बर्थ देते हैं 0.05। ठीक है। इंट्राडर्मल। Which convention are follow for spherical mirrors and lens? कौन सा कन्वेंशन जो स्फेरिकल मिरर एंड लेंस फॉलो करते हैं? न्यू ईस्टियन साइन, न्यू कार्टेशियन साइन, न्यू हाइजेन साइन या फिर न्यू न्यूटन साइन? तो इसका सही आंसर है न्यू कार्टेशियन साइन। जो होता है वो फॉलो करते स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, वो दोनों जो कार्टियन साइन है वो फॉलो करते हैं।
विच इज अ कॉल एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा है? क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा सैम्पलिंग। जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। Which disease is a fetal brain disorder that are caused by the prion protein? जो prion protein है उसकी वजह से होता है। कौन सा डिजीज जो fetal brain disorder में आता है? पिक्स डिजीज, मेड्स काउ डिजीज या क्रुट्सफेल्स जैकोब डिजीज या फिर लेवी बॉडी डिजीज? तो इसका सही आंसर है क्रुट्सफेल्स जैकोब डिजीज, जो एक प्रायन प्रोटीन की वजह से होता है, जो ब्रेन फीटल ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है। विच इज द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज? कौन सी रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू है ग्लूकोज में? तो कितनी वैल्यू होती है? 182 mg पर डीएल, 188 mg पर डीएल, 185 mg पर डीएल या फिर 180 mg पर डीएल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 180 mg पर डीएल, और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 160 टू 180। ठीक है। Which one of the following is an example of the risk for infection in nursing diagnosis? में से रिस्क वाला डायग्नोसिस कौन सा है? वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, जो डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस है वो, या रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है वो, या एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है वो? तो यहाँ पर रिस्क वाला है तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस आएगा दोस्तों। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस एक टाइप होता है जिसमें रिस्क वाले डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। विच कॉज क्लिफर सिंड्रोम? क्लिफर सिंड्रोम, जो क्लिफलेटर सिंड्रोम होता है वो किस की वजह से होता है? एक्स हो जब क्रोमोसोम होता है तब, एक्स वाई वाई होता है तब, एक्स एक्स होता है तब, और एक्स एक्स वाई होता है तब। तो यहाँ पर एक्स एक्स वाई, यहाँ एक्स और वाई होता तो मेल चाइल्ड बनता, लेकिन यहाँ पर डबल एक्स है, मतलब कि थोड़ा जो लड़का होता है वो थोड़ा लड़की की टाइप होता है, और लड़के में थोड़ा ब्रिस्ट डेवलपमेंट होता है ऐसा, और जो प्यूबर्टी है वो थोड़ी लेट आती है। तो ऐसा कोई हो तो उसको जो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है वो होता है। एक्स एक्स वाई। द सिक टेस्ट इज अ डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिक टेस्ट है उसको डायग्नोसिस कैसे किसके लिए किया जाता है? डिप्थेरिया के लिए, मिजल्स के लिए, रूबेला के लिए या फिर मम्स के लिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डिप्थेरिया के लिए सिक टेस्ट होता है। Which one of the following is the last part of the small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इनमें से कौन सा है? इलियम, जेजुनम, डियोडिनम या फिर अपेंडिक्स? अपेंडिक्स ये यहाँ कोई पार्ट है ही नहीं, ये एक डिफरेंट ऑर्गन है। तो यहाँ पर ये तीन पार्ट है, जो तीनों के तीन एक स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। फर्स्ट वाला डियोडिनम आता है, सेकंड में जेजुनम आता है, और लास्ट में आता है इलियम, जो 3.5 मीटर का होता है एवरेज। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर? कौन सा यहाँ पर मेटल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है रूम टेम्परेचर पर? तो सोडियम, मर्क्यूरी, कॉल या फिर सल्फर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी होता है वो एक रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में रहता है। द ऑप्टिमल हेड सरकमफरेंस विल बी 45 सेंटीमीटर एट। तो जो बेबी का हेड सरकमफरेंस होता है, हेड का नाप होता है, वो 45 सेंटीमीटर कब होगा? जब बेबी 12 मंथ ऑफ एज का होगा तब, 8 मंथ का होगा तब, 4 मंथ का होगा तब, या फिर 6 मंथ ऑफ एज का होगा तब? तो इसका सही आंसर है 12 मंथ ऑफ एज। जब 12 मंथ का हो जाएगा बेबी तब एवरेज 45 सेंटीमीटर का बेबी का हेड सरकमफरेंस हो जाएगा। पेरिडॉक्सिन इज द अदरवाइज कॉल एज अ, पेरिडॉक्सिन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? विटामिन B1, B2, B12 या B6? तो इसका सही आंसर है दोस्तों B6। B1 का, B2 का और B12 का आप कमेंट में जरूर दोस्तों नाम बताना, हम आपकी कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। इन विच स्टेज ऑफ अ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर? लेबर के 4 स्टेज होते हैं दोस्तों, इनमें से कौन से स्टेज में जो प्लेसेंटा होती है वो डिलीवर होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज होता है वो डिलीवरी प्लेसेंटा की डिलीवरी का स्टेज है।
और ये फर्स्ट स्टेज है ऑब्जर्वेशन का होता है, सेकंड स्टेज में बेबी बॉर्न होता है, और फर्स्ट स्टेज में जो सर्विक्स होती है वो फुल्ली ओपन हो जाती है। ठीक है। द नॉर्मल IQ लेवल इज ह्यूमन बींग्स, जो नॉर्मल IQ लेवल है वो कितना होता है, 80 to 100, 120 एंड अबव, 110 to 120, या फिर 90 to 110। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 90 to 110, इतना जो होता है वो नॉर्मल IQ लेवल है। अगर 140 से अप है, 140 से अप, तो उसको जीनियस बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज, डाउन सिंड्रोम को क्या कहेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21 या मोनोसोमी 13। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्राइसोमी 21। एडवर्ड, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों ट्राइसोमी 13 पर, वो आप कमेंट में जरूर बताना। Which one of the following is the emergency management of a burn injury in the first 24 hours? जो बर्न इंजरी होते हैं उसमें 24 वाली फर्स्ट क्या मैनेज करना चाहिए, प्लास्टिक सर्जरी, फ्लूइड रिसक्सिटेशन, या फिर ड्रेसिंग, या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लूइड रिसक्सिटेशन। जो फ्लूइड होता है वो देना होता है, कितना देना होता है वो रूल ऑफ 9 के हिसाब से देना होता है काउंट करके। ठीक है। A framework for quality care does not include, इनमें से फ्रेम क्वालिटी केयर में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मिसिंग वैल्यूज, या फिर केयर गाइडलाइंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो क्वालिटी केयर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये क्वालिटी केयर में क्या आता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आते हैं, मिशन वैल्यू आती है, और केयर गाइडलाइन की यूज किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ कोई जरूरत होती नहीं है। वर्मर सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज, जो वर्मर सिंड्रोम है उसको किसके साथ कंसिडर किया जाता है, मैन 1, मैन 2, मैन 4 या मैन 3। तो इसका सही आंसर है मैन 1। जो मैन 1 होता है उसमें वर्मर सिंड्रोम होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा मैन 1 क्या है, मैन 2 क्या है, मैन 3 इसकी थियोरी हम पढ़ेंगे। All green plants and bacteria which can synthesize their food by photosynthesis comes under the category of decomposers, intakers, फूड गिवर्स, या फिर प्रोड्यूसर्स। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोड्यूसर। वो अगर जो प्लांट्स होते हैं बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड, फोटोसिंथेसिस करके जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर कहा जाता है। Which is a chronic inflammatory and autoimmune disease affecting peripheral synovial joint of the bone? कौन सा क्रॉनिक जो इंफ्लामेटरी डिजीज यहाँ पर है, तो रिमेटोइड, या पोलीआर्थराइटिस, या फिर आर्थराइटिस, या फिर एंक्लाइसिंग। तो इसका सही आंसर है जो रूमेटॉइड डिसीज होता है वो अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट ऑफ बोन होते हैं, वहाँ इन्फ्लामेटरी हो जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी हो जाता है, तो उसको रूमेटॉइड बोलते हैं। Which one of the following includes the immediate step in the resuscitation of the newborn? कौन सा इनमें से जो स्टेप है वो इमीडिएटली रिसक्सिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न में करना जरूरी हो जाता है? सक्शन ऑफ द बेबी स्टमक, क्लियरिंग ऑफ द ओरल एंड नेजल एयरवे, स्क्वीजिंग एंड चेस्ट रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम द एयरवे, और routinely गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका ओरल और नेजल एयरवे क्लीन करने के लिए रिसक्सिटेशन किया जाता है। A diet high is a saturated fats can be linked to, यहाँ सैचुरेटेड फैट मतलब है हैवी फैट होता है, वो किसके साथ लिंक है, किडनी फेलर के साथ, कार्डियक हार्ट डिजीज के साथ, एनोरेक्सिया के साथ, या बुलिमा के साथ। तो इसका सही आंसर है कार्डियक हार्ट डिजीज के साथ। जब सैचुरेटेड फैट जब बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तब जो प्लेक हो जाता है उसकी वजह से हार्ट डिजीज होते हैं। ठीक है दोस्तों।
हु डिस्कवर द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो किसने ढूंढी थी, किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, वर्क्समैन या फिर नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक जो पहली थी हमारी पेनिसिलिन वो उसकी खोज की थी। Which one of the following aspect is not considered as a indicator of the hospital system? इनमें से कौन सा एक एस्पेक्ट नॉट कंसिडर एज अ इंडिकेटर ऑफ द हॉस्पिटल सिस्टम में नहीं आता? पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पब्लिक रिलेशंस या मशीनरी या फिर क्वालिटी केयर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मशीनरी, जो हॉस्पिटल सिस्टम में इंडिकेट नहीं करता। या पब्लिक रिलेशन, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी केयर होनी चाहिए, मशीनरी होनी जरूरी है, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। नॉमिनल वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज, जो नॉमिनल वेरिएबल्स होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल वेरिएबल्स, कैटेगरिकल वेरिएबल्स या डिस्क्रीट वेरिएबल या कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स? तो इसका सही आंसर है कैटेगरिकल वेरिएबल। विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च का कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक है? एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, थियोरेटिकल रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है। विच फंक्शन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ अ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर? Which function is the transmission of the sound vibration to the ear? ऑरिकल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूल या फिर स्टेन ट्यूब? जो कौन सा साउंड वाइब्रेशन के लिए इंटरनल ईयर में जरूरी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होता है वो एक वाइब्रेशन के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर? इनमें से लीवर का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एलिमिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कॉन्सेंट्रेट ऑफ बाइल या फिर सिक्रेशन ऑफ द कोलिसिस्टोकिनिन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा जो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसिस करना लीवर का काम है। व्हाट इज अ कार्डिनल साइन फॉर मेनिंजाइटिस? इनमें से कौन सा कार्डिनल साइन है मेनिंजाइटिस के लिए? जो ट्राउजर्स साइन है वो, कर्निंग साइन, ऑर्टलानी साइन या चौस्टिक साइन? तो चौस्टिक साइन होता है वो कैल्शियम के साथ आता है, हाइपोकैल्शियम हो जाता है तब आता है। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा बी कर्निंग साइन। जो कर्निंग साइन होता है वो एक कार्डिनल साइन है जो मेनिंजाइटिस के साथ संबंध रखता है। बाइल सॉल्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ? बाइल सॉल्ट किसको डाइजेशन करने के लिए होता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आयरन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फैट। जो बाइल सॉल्ट होता है वो फैट को डाइजेशन करता है। विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द रिकेट्स? रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन इनमें से कौन सा है? जब रिकेट्स होता है तो सबसे पहला साइन इनमें से कौन सा होता है? हैरिसन स्क्रू या फिर क्रैनियोटिप्स या फिर लो लेग बोलेग्स या रिकेट्सी रोजरी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो क्रैनियोटैप्स होता है वो हो जाता है, तो वो रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन है। लाइफ थ्रेटनिंग अ कंडीशन ड्यू टू द रैपिड लॉस ऑफ द ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज? जब ब्लड एकदम से कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलाइटिक शॉक या फिर सेप्टिक शॉक? तो उसको दोस्तों कहा जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक। जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो डाउन हो जाता है तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक बोला जाता है। और उस वक्त थ्रेनलेनबर्ग पोजीशन भी जाती है। थ्रेनलेनबर्ग मतलब जो पैर होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, जो सर होता है वो डाउन होता है लेग से। ठीक है, उसको थ्रेनलेनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स आल्सो कॉल्ड? जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक्सर्ट करने के लिए उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्लैग, एफर्ट या फिर ड्रैग या फिर कौन? तो उसको बोलते हैं दोस्तों ड्रैग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग। ये सारी डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन हम हमारे अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं।
द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर अडल्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेंटल का एमसीक्यू है। मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर, जो ओल्डर अडल्ट होते हैं उनमें से कौन सा मेमोरी डिसऑर्डर अफेक्ट करता है? इंसोम्निया, डिस्ट्रोफी, या फिर डिस्निया, या फिर डेमेंशिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डायमेंशिया। जो डायमेंशिया होता है वो ओल्डर अडल्ट के साथ कनेक्ट है, लिंक है, जो मेमोरी डिसऑर्डर है। विच इज एन कोज ऑफ एन्यूरिया, एन्यूरिया का कोज इनमें से कौन सा है? अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, या फिर पायरेक्सिया, या फिर रीनल फेलियर। तो यहाँ पर एन्यूरिया है दोस्तों, तो रीनल फेलियर होगा तभी एन्यूरिया होगा। एन्यूरिया, एन्यूरिया का मतलब क्या है दोस्तों? कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय, स्टैंडर्ड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस वो किसने पब्लिश की थी? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने, या फिर ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, TNI ने। तो इसका सही आंसर है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने की थी, जो स्टैंडर्ड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है वो पब्लिश की थी, ठीक है। Effective approach in the preventing pulmonary embolism is to prevent, pulmonary जो एम्बोलिज्म है वो प्रिवेंट करने के लिए, किसके प्रिवेंट करने के लिए होता है? हार्ट डिजीज को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को, या फिर डायबिटीज मलस। तो इसका सही आप आंसर है दोस्तों डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एम्बोलिज्म रोका जाता है। हाँ ये दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको एक होगा ही। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन द डॉक्टर ऑर्डर स्टेट दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 100 cc ऑफ फ्लूइड फॉर 8 hours एंड IV set deliver 20 GTTs as per cc। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है कि एक पेशेंट को 8 घंटे में एक 1000 cc, मतलब कि 1000 ml जो होता है फ्लूइड, वो IV देना है। तो जो ड्रॉप फैक्टर है वो भी दिए गए हैं। तो एक फार्मूला है, उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कि कितने जो ड्रॉप है वो हमारे पाए जो IV कैंडुला में गिरने चाहिए पर मिनट में। तो हमें वो ढूंढना है। तो 48, 51, 42, या फिर 31। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 42। ये कैसे काउंट किया? तो यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर ढूंढने के लिए दोस्तों, जो ड्रॉप फैक्टर है इज इक्वल टू जो हमारा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर कितना है वो उसके अपॉन में लेना है टाइम। तो टाइम कितना है? 8 आवर, और उसको मिनट में कर देना, क्योंकि हमें आंसर चाहिए मिनट में चाहिए। तो मिनट में करना है तो मिनट में कर देते हैं, तो उसको 60 से काउंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर 20। अब जब इनको काउंट करेंगे तो हमारा 41.6 के अराउंड आएगा, जो हमारे 42 के अराउंड नज़दीक है। तो हमारा 42 जो जी ड्रॉप पर मिनट आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे काउंट किया जाता है। अगर आपको पूरा सीखना है जो कैलकुलेशन होता है ऐसे, तो वो सीखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। हम पूरा एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें पूरे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। विच थियोरी वॉज डेवलप बाय द नर्स, इनमें से कौन सी थियोरी वॉज डेवलप बाय नर्स के, नर्स ने बनाई है? अनसर्टेनली इन इलनेस थियोरी, हायरार्की ऑफ नीड थियोरी, या फिर सोशल कॉग्निटिव थियोरी, या जॉब सेटिस्फेक्शन थियोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनसर्टेनिटी इन द इनलेस थियोरी। वो डेवलप बाय नर्स, एक नर्स की ओर से बनाई गई है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, एक ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ये अगली बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। The number of new cases occurring in the defined population during the specific period of a time is called, उसको क्या कहते हैं? मोर्बिडिटी, प्रिवेलेंस, इंसिडेंस, या फिर पॉइंट प्रिवेलेंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंसिडेंस। जो नंबर ऑफ द न्यू केसेस अकरिंग होता है डिफाइन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड में, तो उसको एक इंसिडेंस बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स अ जो टफ गो कोट
एंड इज अ ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू अ सीड इन अ प्लांट, उसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल, पोलेन ग्रेन्स, या फिर एम्ब्रियो, या फिर जाइगोट। तो उसको बोला जाता है ओव्यूल दोस्तों। ठीक है, जो ओवम होता है वहाँ ये एक प्रोसेस है, ये एक तब की एक प्रोसेस है। ठीक है, तो वो एक डेफिनेशन है ओव्यूल। ये सारी डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको याद रहेगा। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एच आई वी एड्स? तो एच आई वी और एड्स को क्या ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग इनमें से है? एम्पिसिलिन, डेक्सामेथासोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या जूडोब्यूडिन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जूडोब्यूडाइन। जूडोब्यूडाइन होती है वो ड्रग एच आई वी एड्स के लिए ट्रीट करने के लिए होती है। Which assessment method will be used after the client has been discharged? इनमें से कौन सा असेसमेंट मेथड का है जो क्लाइंट हैज बीन डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज होता है तब किया जाता है? ऑडिटिंग, रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, या फिर कॉनकरेंट इवैल्यूएशन, या फिर समर इवैल्यूएशन? तो इसका सही आंसर है रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। जो रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन होता है वो क्लाइंट हैज बीन डिस्चार्ज हो जाता है तब किया जाता है, उसके बाद किया जाता है। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये भी 5-6 बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जो होंगे ही होंगे। इनफंडिबुलम में होता है, ओवरी में होता है, एम्पुला में होता है, या इस्थमस? ये सारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स है, तो यहाँ ये होता है हमारे एम्पुला का जो पार्ट्स होता है वहां पर होता है ज्यादातर फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।